नमस्कार दोस्तों। रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के वो लोग जिनके ब्रीफकेस में होता है परमाणु हमले का बटन। 24 फरवरी 2022 रूस में सवेरे का टाइम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में विशेष सैन्य अभियान का ऐलान किया और पहले से ही सीमा पर तैनात रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। आकार के हिसाब से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो वहीं पर यूक्रेन 45वां बड़ा मुल्क। रूस चाहता है कि यूक्रेन के नाटो का सदस्य ना बनाया जाए और पूर्व के देशों में नाटो की सेना तैनात ना हो, लेकिन नाटो का सदस्य बनने के लिए यूक्रेन उसके साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने कड़े शब्दों में रशिया की निंदा भी की और उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। नाटो ने रशिया के आसपास मौजूद अपने सदस्य देशों में सैन्य मौजूदगी बढ़ाई और कहा कि यूक्रेन को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। इसके बाद 27 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति ने ये कहते हुए अपने परमाणु हथियारों को स्पेशल अलर्ट पर रखने का आदेश दे दिया। दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जो जाखीरा है वो रशिया के ही पास है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि रशिया के ऐलान से एक वैश्विक संकट पैदा हो सकता है। हालांकि रशिया के साथ अमेरिका, चीन और ब्रिटेन समेत कई और मुल्कों के पास भी परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियारों को तबाही का हथियार कहा जाता है। ऐसे में रशिया के ऐलान से तनाव बढ़ना स्वाभाविक भी है। हालांकि रशिया के अलावा अमेरिका, चीन और ब्रिटेन समेत कई और मुल्कों के पास भी ऐसे हथियार हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर के आखिर प्रोटोकॉल क्या है। तबाही के इन हथियारों के स्टॉकपाइल की चाबी आखिर किसके पास होती है। रशिया, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन में परमाणु हथियारों का बटन कौन दबा सकता है। अमेरिका न्यूक्लियर फुटबॉल, इस पर ब्रूस ब्ला अमेरिका के पूर्व मिसाइल लॉन्च अधिकारी थे। वो अब इस दुनिया में हालांकि नहीं हैं। 70 के दशक में उन्होंने अमेरिका के खुफिया एटमी मिसाइल ठिकानों पर काम भी किया है। वो कहते हैं कि उनको मिनट मैन कहा जाता था, वो इसलिए क्योंकि आदेश मिलने पर वो 1 मिनट के अंदर ही परमाणु मिसाइल लॉन्च कर सकते थे। ब्रूस और उनके साथी उस कंप्यूटर मॉनिटर की हर वक्त निगरानी किया करते थे जिस पर कभी भी मिसाइल लॉन्च करने का आदेश आ सकता था। वो कहते हैं कि अमेरिकी सिस्टम में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का आदेश सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो दे सकता है, और वो है देश का राष्ट्रपति। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हर वक्त कुछ खास लोग होते हैं। उनके पास एक ब्रीफकेस होता है जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। काले रंग का चमड़े का यह ब्रीफकेस दिखने में बड़ा ही साधारण सा होता है, लेकिन इसके अंदर खास तरह के उपकरण लगे हुए होते हैं जिसके जरिए राष्ट्रपति अपने वरिष्ठ सलाहकारों और कुछ अन्य बेहद जरूरी लोगों से कभी भी किसी भी टाइम बात कर सकते हैं। इस पर ब्रूस ब्रा कहते हैं कि इस ब्रीफकेस में कार्टून की किताब सरीखा एक पेज भी होता है जिसमें ग्राफिक्स के जरिए वॉर प्लान, परमाणु मिसाइलों और उनके लक्ष्य का ब्यौरा रहता है। इसमें यह ब्यौरा भी होता है कि हमला हुआ तो कितने लोगों के मारे जाने की आशंका है। राष्ट्रपति को इन बातों को पलक झपकते ही समझना होता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एक अनुमान के अनुसार 2022 की शुरुआत में दुनिया के 9 देशों के पास करीब 12,700 परमाणु मिसाइलें हैं। इनमें से सबसे अधिक रशिया के पास है और अमेरिका इस मामले में नंबर 2 पर है। उसके पास 5,000 से अधिक ऐसी मिसाइलें हैं। रशिया के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,428, चाइना के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 165 और भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु मिसाइलें हैं। अमेरिका में मिसाइल लॉन्च करने की प्रक्रिया की शुरुआत पेंटागन वॉर रूम से होती है, लेकिन इसके लिए वॉर रूम को राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत होती है। लेकिन राष्ट्रपति का आदेश तभी माना जाता है जब वो मिसाइल लॉन्च ऑफिसर को अपनी एक खास पहचान बताते हैं, और ये पहचान जो है वो एक बिस्कुट नुमा प्लास्टिक कार्ड में होती है। राष्ट्रपति को हमेशा ये कार्ड अपने पास रखना होता है और यही वो कार्ड है जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कहा जाता है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद चंद मिनट के भीतर ही परमाणु मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। राष्ट्रपति का आदेश मिलने के बाद मिनटमैन यानी जमीन पर तैनात एटमी मिसाइल से हमला करने वाले या फिर पनडुब्बी में तैनात मिसाइलों को लॉन्च कोड से खोला जाता है और हमले के लिए उनको तैयार किया जाता है। किसी भी वक्त न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने के लिए 2 लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो अपने अपने कोड बताते हैं।
एक तरह से ये दोनों ही लोग मिसाइल लॉन्च की चाबी होते हैं। ब्रूस ब्लॉक कहते हैं कि उनके पूरे कैरियर में एक बार ऐसा हुआ था जब उनको लगा था कि परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। तब उनकी एज काफ़ी कम थी और उनको पता भी नहीं था कि दुनिया में आखिर ये सब हो क्या रहा है। उस वक्त डेफकॉन 3 अलर्ट मिला था उनको, परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, जिसका मतलब होता है ब्रूस और उनके सहयोगी टिमोथी मिसाइल का लॉन्च कोड यानी कि चाबी लेकर के कुर्सी पर बैठ गए। उन्हें मिसाइल लॉन्च के आखिरी फरमान का वेट था, लेकिन राहत की बात रही कि वो कभी भी नहीं आया। ये साल 1973 की बात थी जब अरब और इजराइल जंग के मैदान में आमने सामने थे। राहत की बात ये रही कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत आई ही नहीं। इससे पहले 1960 के दशक में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच गए थे। लेकिन क्या अमेरिकी राष्ट्रपति किसी खतरे के बिना या फिर बिना किसी उकसावे के अपनी ओर से परमाणु मिसाइल लॉन्च करने का आदेश दे सकता है? तो इस पर ब्रूस ब्लॉक ने बताया कि ऐसी सूरत में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख इस आदेश को मानने से इनकार जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि राष्ट्रपति के मातहत काम करने वाले ऐसे लोगों को आदेश मानने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए अगर कोई भी राष्ट्रपति अपनी तरफ से परमाणु मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देता है तो यकीन मानिए उसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। रूस न्यूक्लियर ब्रीफकेस इगोर सजीगिन हथियारों के एक बहुत ही जाने माने जानकार हैं। वो रशिया के रहने वाले हैं और कभी वहां की सरकार के लिए वे काम भी करते थे। 1999 में रशिया ने उन पर लंदन में एक कंपनी को सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी देने का आरोप लगा दिया। इगोर ने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन उन्हें 11 साल के लिए जेल में डाला गया। 2010 में वो जेल से रिहा हुए, जिसके बाद वो लंदन में बसने का फैसला कर लिए। वो अब ब्रिटिश डिफेंस थिंक टैंक रूसी में सीनियर फेलो हैं। इगोर बताते हैं कि अमेरिका के न्यूक्लियर फुटबॉल की तरह ही रशिया के राष्ट्रपति के पास भी परमाणु मिसाइलों के कोड वाला एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है। ये ब्रीफकेस हमेशा प्रेसिडेंट के आसपास होता है। जब वो सोते हैं तब भी वो उनसे 10 से 20 मीटर की दायरे में ही रखा हुआ होता है। रूस पर किसी हमले की नौबत आने पर ब्रीफकेस का अलर्ट अलार्म जो है वो बजने लगता है और फ्लैश लाइट जल जाती है, जिससे राष्ट्रपति को फौरन ब्रीफकेस के पास पहुंच करके प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से संपर्क साधना होता है। ऐसे ही 2 ब्रीफकेस रूसी प्रधानमंत्री और रूसी रक्षा मंत्री के पास भी होते हैं, लेकिन परमाणु हमले का आदेश केवल राष्ट्रपति ही दे सकता है। वहीं पर सुप्रीम कमांडर होते हैं, वे ब्रीफकेस उनकी जिम्मेदारी होती है। आपात स्थिति में वो इस ब्रीफकेस के जरिए सेना के कमांडरों और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से बात कर सकते हैं। उन्हें किसी टेलीफोन की जरूरत नहीं होती है। ऐसा मौका सिर्फ एक बार आया था जब रशिया के राष्ट्रपति को इस ब्रीफकेस को खोल करके एक्टिव करना पड़ा था। 25 जनवरी 1995 को इस ब्रीफकेस का अलार्म अचानक से बज उठता है। उसकी लाइट फ्लैश होने लगती है और दूसरी वार्निंग लाइट राष्ट्रपति की डेस्क पर जल रही होती है। उस टाइम पर बोरिस येल्त्सिन राष्ट्रपति थे। रूसी रडारों को सीमा के पास बेरेंट्स सी के ऊपर एक मिसाइल दिखी थी जो तेजी से रशिया की तरफ बढ़ रही थी और समय बहुत ही ज्यादा कम था। बोरिस येल्त्सिन ने अपना ब्रीफकेस एक्टिव किया। वो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मशवरा कर रहे थे कि आखिर अब क्या करना है, उन्हें कौन सा कदम उठाना है, और इसके लिए उनके पास 5 से 9 मिनट का ही टाइम था। रशिया के पनडुब्बियों को आदेश दिया गया कि वो पलटकर वार करने के लिए रेडी रहे। हालांकि बाद में पता चला कि ये वार्निंग अलार्म एक फॉल्स यानी कि गलत अलार्म था। ये दरअसल नॉर्वे का एक रॉकेट था जिसे एक वैज्ञानिक मिशन पर छोड़ा गया था। इसी रॉकेट को रशिया की तरफ आती मिसाइल समझकर हमले का अलार्म जो है वो बच गया। अगर उस टाइम पर बोरिस येल्त्सिन परमाणु मिसाइल लॉन्च करने का आदेश दे दिए होते तो युद्ध के इतिहास में कई नए पन्ने जुड़ जाते। रशिया में मिसाइल लॉन्च की तैयारी कितनी ज़्यादा पुख्ता है ये जानने के लिए अक्सर ड्रिल की जाती है। कई बार मिसाइल की निगरानी करने वालों को गलत लॉन्च कोड देकर के हमले की तैयारी के लिए कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि परखा जा सके कि अगर एक्चुअल जंग छिड़ने की सूरत में है तो परमाणु हमला करने से कहीं वो हिचकिचाएंगे तो नहीं। अमेरिका की तरह रूसी सिस्टम में भी ये सुनिश्चित किया गया है कि राष्ट्रपति ने यदि परमाणु हमले का आदेश दे दिया तो हमला होकर के ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ब्रिटेन लास्ट रिजॉर्ट लेटर प्रोफेसर पीटर हैंसी द साइलेंट डीप नाम की बुक के को राइटर हैं
और वो कहते हैं कि ब्रिटिश सेना के पास ट्राइडेंट परमाणु मिसाइलों से लैस 4 बेहतरीन पनडुब्बियां हैं, जिनमें से एक नॉर्थ अटलांटिक महासागर में हमेशा रेडी रहती है। ये केवल एक इशारा मिलने पर ही परमाणु हमला कर सकती है। नॉर्थ अटलांटिक की खामोश गहराइयों में हर टाइम कहीं ना कहीं पनडुब्बी मौजूद है, जिसकी मौजूदगी के बारे में किसी को भी कोई भी पता नहीं होता है। कोई इस बारे में पता कर भी नहीं सकता है। प्रोफेसर पीटर कहते हैं कि ब्रिटेनी सिस्टम में परमाणु मिसाइल लॉन्च करने का आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। उनके एक आदेश पर रॉयल नेवी वैनगार्ड क्लास की पनडुब्बी से परमाणु हमला कर सकती है। इसके लिए ब्रितानी प्रधानमंत्री नौसेना के 2 अधिकारियों को मिसाइल लॉन्च का अपना एक खास कोड बताते हैं। तो उन दोनों ही अधिकारियों के पास भी खास उसी तरह का कोड होता है। वो अपने अपने कोड को बताते हैं। दोनों कोड बताने की ये प्रक्रिया लंदन के बाहर स्थित एक बंकर में पूरी होती है। यहीं से महासागर में तैनात पनडुब्बी को एटमी मिसाइल लॉन्च करने का आदेश जारी किया जाता है। प्रोफेसर पीटर हैंसी बताते हैं कि पनडुब्बी में भी 2 अधिकारी वायरलेस के जरिए ये संदेश रिसीव करते हैं और फिर अपने अपने कोड का मिलान करके मिसाइल लॉन्च की तैयारी करते हैं। परमाणु बम 2 तरह के होते हैं। पहला फिशन बम, जिनमें न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल होता है। इनमें जब एक न्यूट्रॉन एटम से टकराता है तो उससे एटम 2 टुकड़े में बंट जाता है। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा और रोशनी पैदा होती है। दूसरा थर्मोन्यूक्लियर या फिर हाइड्रोजन बम। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल होता है। इसमें बेहद ऊंचे तापमान में हाइड्रोजन के आइसोटोप एक दूसरे से जुड़ करके हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा और रोशनी पैदा होती है। प्रोफेसर पीटर उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्हें पनडुब्बी से मिसाइल टेस्ट फायर देखने का पहला मौका मिला था। कैप्टन ने कुछ सफ़ेद धुआं सा दिखाया था उनको और फिर समुद्र में जैसे गैस का गोला तेजी से दौड़ा। कुछ ही सेकंड में बहुत जोर का धमाका हुआ। समुद्र के पानी पर गैस का एक विशाल बादल नजर आया। ये सब बहुत ही एक नाटकीय तरीके से हुआ था। ऐसा लगा था कि मानो समुद्र की गहराई से कोई दैत्य बाहर निकल कर आ गया हो। परमाणु मिसाइल लॉन्च करने का आखिर क्या मतलब है? दुश्मन की तबाही, इसलिए ये काम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। ब्रिटेन में जब कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो वो अपने हाथों से परमाणु मिसाइलों वाली 4 पनडुब्बियों को एक लेटर लिखता है और इस लेटर को लेटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। इस लेटर को पनडुब्बी के तिजोरी में रख दिया जाता है। प्रोटोकॉल के अनुसार इसे तभी पढ़ा जाता है जब ब्रिटेन किसी हमले में पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। लेटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में पनडुब्बी के कमांडर के लिए आखिर क्या आदेश लिखा गया है, ये अब तक किसी को भी नहीं पता चल पाया है। जब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदलते हैं तो इस चिट्ठी को बिना खोले बिना पढ़े नष्ट कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और हर नया प्रधानमंत्री पनडुब्बी के लिए कमांडर के लिए एक नई लेटर लिखता है। ब्रिटेन में कई सालों से यह परंपरा चालू है। चीन गहरी सुरंगें टोंग जाओ बीजिंग में कॉनिंगी चिन्हुआ सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी में फेलो हैं और वो कहते हैं कि ये सबसे गंभीर मुद्दा है जिसका सामना हर इंसान कर रहा है। परमाणु हथियार और परमाणु युद्ध का सीधा संबंध इंसान के अस्तित्व से है। वो बताते हैं कि इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब हम परमाणु युद्ध के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके थे और पूरी मानव जाति पर खतरा मंडरा रहा था। चाइना दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियारों की ताकत है, लेकिन उसकी नीति पहले हमला करने की नहीं है। टोंग जाओ का मानना है कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है और वो रीज़न ये है कि चाइना के पास अभी ऐसी क्षमता ही नहीं है कि वो उसके खिलाफ होने वाले संभावित परमाणु हमले का पहले पता लगा सके। वो कहते हैं कि चाइना इंतज़ार करेगा और पहले पुष्टि करेगा कि क्या परमाणु हमला वाकई हुआ है, या पुष्टि होने पर हालात का जायजा लेगा, समझने की कोशिश करेगा कि हमला किस तरह का है और कितना बड़ा है। उसके बाद ही वो उस पर विचार करेगा कि जवाबी कार्यवाही से आखिर क्या विकल्प हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी हमले में चीन के सभी बड़े नेता और सैन्य कमांडर मारे जाएं या फिर दुश्मन के हमले में चाइना की परमाणु मिसाइल ही तबाह हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में चाइना के पास आखिर क्या विकल्प बचता है? हमले में अपने नेताओं और अपने परमाणु मिसाइलों को नष्ट होने से बचाने के लिए चाइना ने पहले ही काफ़ी तैयारी कर रखी है। उसने इसके लिए गहरी सुरंगों का नेटवर्क बनाया है। कुछ सुरंगें तो पहाड़ी इलाकों में ज़मीन के नीचे 100-100 मीटर की गहराई में जाकर के बनी हुई हैं। मतलब यह है
कि जमीन पर जब जंग का धुआं उठ रहा होगा, जमीन के नीचे गहरी सुरंगों में मौजूद नेता महत्वपूर्ण फैसला ले रहे होंगे, लेकिन चीन में परमाणु हमले का आखिरी फैसला किसके हाथों में होता है? इस पर टोंग जो बताते हैं कि ये सब बहुत ही गोपनीय बातें हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि चाइना में सेना क्या करेगी, इसका फैसला कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के स्टैंडिंग कमेटी करती है। अंतिम फैसला कमेटी का होगा या फिर प्रेसिडेंट का होगा, ये वाकई किसी को भी नहीं पता वहाँ के बारे में। चाइना के मामले में एक बात और गौर करने वाली है कि जानकार ये मानते हैं कि हो सकता है कि अपने ऊपर परमाणु हमला होने की कई हफ्तों या फिर महीनों तक खामोश रहें और फिर पलटवार करें, क्योंकि शुरुआत से ही चाइना पहले हमला करने की पश्चिमी देशों की नीति का विरोधी रहा है। इस पर चाइना ने जब परमाणु हथियारों की ताकत हासिल कर ली, तब उसके नेता माओ तेंगतुंग ने यह तय किया कि इस मामले में चीन एक जिम्मेदार देश बनेगा। उसके नेताओं ने उस समय बाखूबी समझा कि हिरोशिमा नागासाकी में आखिर क्या हुआ था, लेकिन ये तब की बात थी। चीन का रुख अब बदल रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है परमाणु हमले को लेकर के? क्या ये करना उचित है? किसी भी देश के लड़ाई या फिर दुश्मनी में ये एक आखिरी हथियार इसको कहा जा सकता है? परमाणु हमला कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? अपनी राय चैट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।